हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 फ्लेमिंगो इंग्लिश बुक का सेकेंड चैप्टर जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पोएट का नाम है एनिस जंग, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। उनमें से एक है स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जो है स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसको दो भाग में बांटा गया है। एक है समटाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज और दूसरा है आई वांट टू ड्राइव ए कार। तो जिसमें है पहला है समटाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। पहले हम लोग उसे पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। तो इसमें जो है इसका मतलब है कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में 1 रुपया मिलता है। तो इसके जो हीरो है, मतलब इसमें जो हीरो है वो है साहेब, जिसका पूरा नाम है साहेब ए आलम। तो जिसमें पोएट जो है वो साहेब से बात करती है, साहेब से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहानी क्या है। और मैं आपको बता दूं कि मैं कहानी मतलब जो ये वीडियो है इसको देखने के बाद आप एक बार अपने से पूरा चैप्टर को आप पढ़िएगा, जिससे कि आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप अभी अभी वीडियो देखें और तुरंत पढ़ने से हमारा जो माइंड है वो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ठीक है, आप क्वेश्चन भी करें, मैं क्वेश्चन आंसर भी इस चैनल पे डालूंगा हिंदी एक्सप्लेशन के साथ। और जितना भी क्लास 12 का जैसे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, ये सभी का वीडियो मैं बनाऊंगा। और जो मॉडल पेपर का भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो कि नवंबर दिसंबर में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है MCQ, उसका भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे पहले सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में 1 रुपया मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं साहब से पूछती हूँ। यानी पोएट जो है वो साहब से पूछती है तुम ऐसा क्यों करते हो। जिससे मेरी मुलाकात हर सुबह मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में सोने की खोज करते हुए होती है। इसमें जो सोने हैं उसका मतलब है रुपया। यानी पोएट जो हर सुबह अपने पड़ोस में देखती है कि एक जो साहब है जो कि बेगर है, वो हमेशा कूड़े के ढेर से मतलब रुपया यानी सिक्का जो रहता है, जो हम लोग गलती से भी मतलब चला जाता है, उसे ढूंढने की प्रयास में लगा हुआ है। साहेब ने काफ़ी समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच स्थित उसका घर अब दूर दूर तक भी उसकी यादगार में नहीं है। वहाँ पर अनेक तूफान आए जो उनके खेतों और घरों को बहा ले गए। उनकी माता उसे बताती है इसी कारण वे इस बड़े शहर में जहाँ वह अब रहता है रुपयों की तलाश में चल दिए। यानी जो साहब है वो पहले बेघर नहीं था, उसका जो घर था वो ढाका में था, जहाँ पर हर रोज़ तूफान आए, जिसके कारण जो है उसके खेत, उसके घर सब बर्बाद हो गए, जिसके कारण वे इधर शहर की ओर प्रचलन किए रुपयों की खोज में। साहेब बोलता है मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। वह दूर देखते हुए बड़बड़ाता है। लेखिका फिर उससे पूछती है स्कूल पढ़ने जाओ। मैं बड़ी ही नम्रता से तुरंत यह महसूस करते हुए कि यह सीख कितनी खोखली है कहती हूँ। लेखिका कहती है साहब से कि स्कूल पढ़ने जाओगे। तो फिर लेखिका सोचती है कि ये मैंने कितनी ही छोटी एक खोखली सीख दी है। फिर वो कहती है, फिर साहब कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। जब वह एक स्कूल बनाएंगे मैं चला जाऊंगा। फिर लेखिका कहती है यदि मैं एक स्कूल खोल लूँ तो क्या तुम वहाँ पढ़ने आओगे। फिर लेखिका सोचती है कि आई आस्क हाल्फ जोकिंग, यानी मैं थोड़ा आधा मजाकिया लफ्ज़ों में पूछती हूँ। हाँ, वह पूरी तरह से मुस्कुराते हुए कहता है। कुछ दिनों पश्चात मैं उसे अपने पास दौड़कर आते हुए देखती हूँ। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। साहब जो है वो लेखिका से पूछती है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। स्कूल बनाने में बहुत, लेखिका बोलती है स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। एक ऐसा वादा जिसका कोई अर्थ नहीं था करने पर लज्जित होते हुए मैंने कहा, परंतु मेरे जैसे वादे उसके नीरस संसार के प्रत्येक कोनों में प्रचुर मात्रा में है। लेखिका बोलती है कि साहब जैसे लोगों को बहुत से लोग वादे करते हैं जिसको वो फिर बाद में पूरा नहीं करते हैं। उसी तरह वो भी अपने आप को सोचती है। उसको जानने के कई माह पश्चात मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। वह कहता है साहब ए आलम। वह नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। यदि वह इसका अर्थ जानता
कि पूरे विश्व का स्वामी, तो वह अपने इस नाम पर मुश्किल से ही विश्वास कर पाता। यानी लेखिका कई माह पश्चात साहब से उसका नाम पूछती है, तो साहब बोलता है साहब-ए-आलम, जिसका अर्थ होता है समूचे विश्व का स्वामी। लेखिका सोचती है अगर उसको अपने नाम का महत्व यानी उसका अर्थ उसे पता चल जाए तो वो बड़े ही मुश्किल से अपने नाम पर विश्वास कर पाएगा। उसके बाद अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ वह अपने मित्रों, एक नंगे पैरों वाले बच्चों की सेना जो कि सुबह के पंछियों की तरह दिखाई देते हुए और दोपहर को अदृश्य हो जाते हैं, के साथ गलियों में भटकता रहता है। कई महीने बीत जाने के पश्चात मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई। तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? ऐसा लेखिका पूछती है। मेरी माँ ने उन्हें अलमारी के नीचे नहीं उतारा है, वह सादगी से उत्तर देता है। यदि उसकी माँ ने ऐसा किया होता तो वह उन जूतों को फेंक देता। यानी उसकी माँ ने अगर उसे जूता दिया भी होता तो वो जो लड़का है वो उन जूतों को फेंक देता। वहीं दूसरा लड़का जो है वो 2 अलग अलग जूते पहने हुआ है, यानी दोनों अलग अलग रंग का है। जब कवि ने उस पर व्यंग किया तो वे लड़का अपने पैरों को घिसते हुए चलता है और कुछ नहीं कहता। मुझे जूते चाहिए। एक तीसरा लड़का जो वहाँ खड़ा हुआ है वो बोलता है कि मुझे जूता चाहिए। जिसके पास अपने पूरे जीवन में स्वयं के एक जोड़ी जूते भी नहीं रहे थे, कहता है। देश में घूमते हुए मैंने शहरों में गांवों की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। इसके बारे में यह एक व्याख्या है कि यह धन की कमी नहीं है, अपितु नंगे पैर रहने की एक प्रथा है। यानी वे लोग, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है इसलिए वे जूते नहीं पहनते, अपने नंगे पैर रहते हैं, बिना फुटवेयर के रहते हैं। यह एक प्रथा, एक ट्रेडिशनल है जो कि वे फॉलो करते हैं। आगे है, मुझे एक कहानी याद आती है जो कि एक बार मुझ पे, कवि को उस समय एक कहानी याद आती है जो कि युद्धपी के एक व्यक्ति ने उसे सुनाई थी कि एक युवा लड़का जिसके पिता एक मंदिर के पुजारी थे, वह जब स्कूल जाया करता था तब मंदिर में थोड़े समय के लिए रुका करता और भगवान से एक जोड़ी जूतों की प्रार्थना किया करता था। जब 30 वर्षों के पश्चात लेखिका उस कस्बे वह उस मंदिर की यात्रा की जो कि विनाश के कारण लुप्त हो चुका था। पीछे में जहाँ एक नया पुजारी रहता था, लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। एक युवा लड़का खाकी वर्दी, जूते व जुराबे पहने हुए हाँफते हुए घर आया और मुड़ने वाले फोल्डिंग बिस्तर पर अपना स्कूल का बस्ता फेंका। लेखिका ने उसे देखकर ये समझा कि भगवान ने उस युवा की प्रार्थना सुन ली और उसे एक जोड़ी जूता दे दिया। फिर लेखिका कहती है कि किंतु और बहुत से जैसे मेरे पड़ोस में रहने वाले रैग पिकर, उठाने वाले, कचरे उठाने वाले अभी भी जूतों से रहित हैं। नंगे पैर चलने वाले यानी बेयरफुट और कचरे बीनने वाले रैग पिकर, उनसे जो है लेखिका की बड़ी ही मित्रता हो गई थी, जो मुझे दिल्ली के सीमापुरी जो लाक्षणिक रूप से इससे काफ़ी दूर है। वे जो जहाँ रहते हैं यानी जो रैग पिकर्स हैं, वे जो वहाँ रहते हैं वो बिना अधिकार के सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, जो कि 1971 में बांग्लादेश से वापस आए थे। इनमें से साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है, जो कि बांग्लादेश से 1971 में आए थे और वे वहाँ बिना अधिकार के रह रहे हैं। वो सीमापुरी एक जंगली इलाका है, पर अब वहाँ पर ज़्यादा खाली नहीं है, अब वहाँ पर लोग बस गए हैं। वहाँ पर कच्चे मिट्टी के मकानों में, जिनकी छतें टीन और टारपीनों की थी, गंदे स्थानों, नालों और बहते पानी के स्थान पर 10,000 कचरा बीनने वाले रहते हैं। वे यहाँ 30 वर्षों से ज़्यादा बिना पहचान के, बिना आज्ञा के, लेकिन राशन कार्डों के साथ, जिनसे उनके नाम मतदाता सूची में है। यानी लेखिका कहती है कि उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, उनके पास ना ही आधार कार्ड है, बस उनके पास जो है
राशन कार्ड है जिनसे वे राशन लेते हैं और जिनसे वह मतदाता यानी वोट भी देते हैं। लेखिका वहाँ खड़ी महिलाओं से पूछती है कि आप अपने घर, अपने हरे खेतों को छोड़ के यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? तो वे महिलाएं कहती है, यहाँ पर हमें पेट भर खाने के लिए एक समय का भोजन मिल जाता है और बिना पेट दर्द के हम लोग रात्रि मतलब सो सकते हैं। लेखिका कहती है कि उन्हें जहाँ पर भी भोजन मिलता है वे अपना टेंट खड़ा कर लेते हैं, जो उनका गतिशील घर बन जाता है। बच्चे उनमें बड़े हो जाते हैं और जीविका कमाने में सहयोगी बन जाते हैं, यानी वे भी थोड़ा मोड़ा काम करके अपनी जीविका चला लेते हैं। और सीमापुरी में जीवन जीने का अर्थ है चिथरे उठाना यानी रेक पिकर्स, जिनसे वे थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। कई वर्षों के उपरांत यह उनके लिए एक कला के समतुल्य हो गया है। पूरा कचरा उनके लिए सोना है। यह उनकी प्रतिदिन की रोटी के है, सिर के लिए एक छत है, यद्यपि यह टपकती हुई घर ही छत ही, किंतु एक बच्चे के लिए यह उससे भी ज़्यादा है। यानी उन्हें जहाँ कहीं भी भोजन मिलता वे अपना टेंट वहीं खड़ा कर लेते और वहीं पर रहते हैं, जिनमें उनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और वे भी कमाने लगते हैं। और वे जो रेक पिकर्स करते थे वे उनकी एक कला बन गई थी और उनके लिए रेक पिकर्स का काम, रेक पिकर एक कूड़ा कचरा जो है वो उनके लिए सोना है, जिनसे वे अपनी प्रतिदिन की रोटी कमा लेते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप फटाफट से लाइक कर लें, क्योंकि लाइक करना एक बहुत ही बड़ा दिल वालों का काम होता है। क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन कोई लाइक नहीं करता है, तो आप फटाफट से लाइक कर लें। साहेब लेखिका से कहता है कि मुझे कूड़ा कचरे से 1 रुपया भी मिल जाता है, कभी कभी तो यहाँ से 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहेब अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहता है, अगर आप कूड़े करकट के ढेर से एक चांदी का सिक्का पाते हैं तो आप यह खोज बंद नहीं करते, क्योंकि और भी ज़्यादा पाने की उम्मीद होती है। अगर आपको कूड़ा कचरे से एक चांदी का सिक्का मिल जाएगा तो क्या आप अगले दिन उसमें फिर से नहीं खोजेंगे? उसी तरह है कि उसमें और जिज्ञासा हो जाती है और पाने की उम्मीद बढ़ जाती है, जिससे वह रोज़ उस कूड़े कचरे को ढूंढते हैं और उन्हें कुछ मिल जाता है, कभी कभी तो उनमें नहीं मिलता है, लेकिन वह खोजते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए इस कूड़े करकट का अर्थ उससे अलग है, जो उनके माता पिता समझते हैं। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी हुई एक वस्तु है और बड़ों के लिए यह जीविका का एक साधन है। एक सर्द ऋतु की सुबह लेखिका साहेब को पड़ोस के क्लब के 4 दीवारी दरवाजे के पास खड़े होकर सफ़ेद वस्त्र पहने हुए टेनिस खेलते हुए 2 व्यक्तियों को देख रहा था। साहेब कहता है लेखिका को कि मुझे यह खेल पसंद है और वह देखकर संतुष्ट होकर गुनगुनाता है और कहता है, मैं अंदर चला जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता है और चौकीदार भी मुझे अंदर आने की इजाज़त दे देता है। लेखिका साहेब को देखती है कि वह टेनिस के जूते पहने हुए, जो कि उसकी गंदी कमीज और निक्कर पर अजीब दिखाई देते हैं, ये मुझे किसी व्यक्ति ने दिए। साहेब कहता है कि ये मुझे किसी व्यक्ति ने दिया है, लेकिन लेखिका जानती है कि वह किसी धनी लड़के द्वारा छोड़ा गया एक जूता है, जिसमें एक जूते में छोटी सी छेद हो गई थी, जिससे वो लड़का जो है वो उसे नहीं पहना और वह साहेब को दे दिया, जिसको साहेब पहनकर बहुत ही खुश था और उसके लिए एक सपना पूरा होने के बराबर है। लेकिन फिर कवि कहती है कि परंतु जो खेल वह इतने ध्यान से देख रहा है वह उसकी पहुंच से बाहर है। एक सुबह लेखिका साहेब को दूध की दुकान के रास्ते पर देखती है। उसके हाथ में एक स्टील का कंस्टर है। साहेब कहता है कि मैं अब सड़क के नीचे की ओर एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, और दूर इशारा करते हुए कहता है, मुझे 800 रुपये और पूरे दिन का भोजन दिया जाता है। फिर लेखिका पूछती है कि क्या तुम इस नौकरी से खुश हो? लेखिका देखती है कि वह अब बेपरवाह होने की झलक खो चुका है। स्टील कंस्टर उस प्लास्टिक के ठेले से, जिसे वह इतनी आसानी से अपने कंधे पर उठाए रखता था,
अब भारी प्रतीत होता है। यानी वह अब बेपरवाह नहीं है, अब वह किसी के अंदर काम करता है और वह जो स्टील का कंस्ट्रर उठाता है वह उस प्लास्टिक के थैले से जिस पे वह कचरा उठाता था उससे भारी प्रतीत होता है। और वह जो प्लास्टिक का थैला था वह उसका था, पर लेकिन जो स्टील का कंस्ट्रर है वह उस आदमी का है जो कि चाय की दुकान का मालिक है। साहब जो है अब अपना स्वयं का स्वामी भी नहीं रहा। तो इसी तरह इसका पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगली वीडियो में पार्ट 2 में मिलेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।